हम लोग आज पहले क्लास में करंट अफेयर के 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो हम लोग शुरू किए हैं, हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो चुनावी प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर बहुत प्रकार के आपको एलिगेशंस, जो भी राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप होता है, एलिगेशन, वो सारा चीज लगाया जा रहा है। और इस नए कानून के तहत आपको मुख्य चुनाव आयुक्त होने वाले, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीशनशिप का, राजनीतिक पक्षपात करने का इनके ऊपर आरोप लग रहा है ना। अपोजिशन पार्टीज उनके ऊपर ही इस प्रकार से आपको बहुत सारे एलिगेशंस लगा। तो देखिए, तो इस चक्कर में क्या है ना, कि इसके कारण क्या है कि ये जो एक्ट, ये आपको 2023 में ही लागू हुआ है। समझ गए? ये जो एक्ट है ये 2023 में ही लागू हुआ। तो सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि देखिए, चुनाव जो आयोग है, ठीक है, किसी भी लोकतंत्र का जो नींव है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। बिना पक्षपात के चुनाव कराना, ठीक है, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी इफेक्टिव लोकतंत्र के लिए, किसी भी वाइब्रेंट लोकतंत्र के लिए वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सबसे मूल जरूरत है। तो उसके लिए क्या है कि आपको इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसका निष्पक्ष रहना जरूरी है, उसका इम्पार्शियल रहना जरूरी है। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ इम्पार्शियल होना ही जरूरी नहीं है, इम्पार्शियल आपको दिखना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। मतलब कहीं से भी लोगों के मन में है ना, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के क्रेडिबिलिटी पे, चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी पे। ठीक है ना। क्योंकि उस पे अगर सवाल उठने लगेगा, उसकी विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा लोकतंत्र का प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है, उस पे एक सवाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आप देखिएगा तो एक संस्था है CSDS के नाम से, सोशल साइंस में जब हम रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है, तो उनका उनका जो स्टडी होता है, उनका जो अध्ययन होता है, उसको, मतलब उसका एक वैल्यू है, उसका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है। वो पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे आपको जर्नलिस्ट हो, ठीक है, या थिंक टैंक हो, सब उनके डेटा का स्टडी में जो भी फाइंडिंग्स होता है, उसका वो लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एनालिसिस करने के लिए हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग के लिए हो। ठीक है। चाहे जर्नलिस्ट लोगों को एडिटोरियल लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये संस्था जब आप आज से 15-20 साल पहले जब ये सर्वे, इसने चुनाव आयोग पे जब सर्वे किया था, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस में सुप्रीम कोर्ट का नाम आया। ठीक है। आर्मी का नाम आया, और इलेक्शन कमीशन का नाम आया, चुनाव आयोग का नाम आया। ठीक है। तो वो 15-20 साल पहले जो इलेक्शन कमीशन पे जो एक क्रेडिबिलिटी जो था लोगों के नजर में, तो आज के डेटा में अगर उसको हम आज के समय में अगर डेटा देखेंगे, तो उसमें थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है, उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष कार्य करने के साथ साथ लोगों के नजर में निष्पक्ष दिखना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है। तो उसकी शुरुआत आपको कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, वहीं से होता है। ठीक है। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो जितना आपको कंसल्टेटिव रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक रहेगा, जितना ज्यादा आप स्टेक होल्डर से कंसल्ट कीजिएगा, उतना बेहतर है, उतना उस पर कम सवाल उठे। ठीक है। तो देखिए, ये जो नया अब सवाल आता है कि ये जो नया जो कानून बना, ठीक है, 2023 में, तो चुनाव आयोग का गठन तो 1950 में ही हो गया था, 26 जनवरी 1950 को ही। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि ये जो कानून है वो जाके कब बना? 2023 में बना। ठीक है। तो ये कानून जो 2023 में बना, तो अब सवाल आता है कि 2023 से पहले का जो नियुक्ति प्रक्रिया था वो क्या था? ठीक है।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले भारत के संविधान का, ठीक है, जो आर्टिकल 324(2) है, जो अनुच्छेद 324(2) है, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भारत के संविधान का 324(2) आर्टिकल है, 324 अनुच्छेद 324(2), उसमें आपको ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का जो चुनाव निर्वाचन जो आयोग है, ठीक है, उसमें एक सीईसी रहेंगे, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ चुनाव आयुक्त भी रहेंगे। ठीक है, संविधान में आपके सिर्फ लिखा हुआ है कि एक, अगर 324 को आर्टिकल को देखिएगा, ठीक है, 324(2) को, तो उसमें बताया हुआ है कि एक सीईसी रहेगा, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, ठीक है, जो अन्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो कार्य करते हैं, तो वो जो अन्य चुनाव आयुक्तों की जो संख्या है ना, वो स्पेसिफाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ठीक है, वो जो नंबर है कि कितने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, उसका संख्या का निर्धारण आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है, उनके विवेकाधिकार पे छोड़ा गया है। ठीक है, तो उसी में आप देखिएगा कि भारत का जो चुनाव आयोग जब 1950 में कार्य करना शुरू किया, तो 1950 से लेके 1989 तक, ठीक है, ये हम आपको थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 1950 से लेके 1989 तक अगर आप देखिएगा चुनाव आयोग को, तो वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। ठीक है, उसमें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे। 1989 में फर्स्ट टाइम, पहली बार, जो चुनाव आयोग है वो मल्टी मेंबर इंस्टीट्यूशन बना। ठीक है, बहुसदस्यीय संस्था बना। ठीक है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो वही हम आपको बताएं कि अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उसका संख्या फिक्स नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 324(2) में सबसे पहले तो आपको क्या बताया गया है, कंपोजिशन बताया गया है। ठीक है, संरचना बताया गया है, चीफ इलेक्शन मतलब कंपोजिशन बताया गया है। ठीक है, संरचना बताया गया है किसका, चुनाव आयोग का। ठीक है, कि उसमें कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो पहला 324(2) में ये पार्ट आता है। दूसरा पार्ट जो 324 का देखिएगा, 324(2) का, वही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के क्लास के लिए हमको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो जो 324(2) है आर्टिकल, इसका जो दूसरा पार्ट है 324(2) का, वो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, पहला कंपोजिशन संरचना क्या होगा वो हम आपको बता दिए, दूसरा बताते हैं अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, तो 324(2) आपको ये कहता है कि जो नियुक्ति होगी, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, लेकिन वो किसके अधीन होगा, वो होगा संसद जो उससे संबंधित कानून बनाएगा। ठीक है, मतलब संसद जो एक फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है, जो एक कानून बनाएगा, उस कानून के तहत राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो 324(2) में ये जो आज के क्लास के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि 324(2) का, आर्टिकल 324(2) का जो सेकेंड पार्ट, जो नियुक्ति की बात करता है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो जो हम आपको बताएं, कहता है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये संसद जो कानून बनाएगा, इट वुड बी सब्जेक्टेड टू दैट लॉ। मतलब संसद जो कानून बनाएगा उसके अधीन राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो हुआ ये ना कि आपके संविधान में क्या किया है कि ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया। ठीक है,
संसद के ऊपर छोड़ा गया कि आप कानून बनाइए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1950 में जो गठन हुआ चुनाव आयोग का, उस समय से लेके 2023 तक कोई भी कानून नहीं बना, ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, ठीक है, तो उस पे कोई कानून नहीं बनाया गया 2023 तक। 2023 में भी जो कानून बना ना, वो कानून बना सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल, ठीक है। ये केस का नाम आपको मेंशन करना ही करना है जब ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आप लोग भी सिर्फ समझिए, क्लास का इसका जो नोट्स है आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद को कानून बनाने के लिए संविधान ने निर्देशित किया, डायरेक्ट किया, ठीक है। लेकिन संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो हम आपको यहाँ पर लिखे हुए देखिए, इसको दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक संवैधानिक शून्यता खड़ा हुआ, ठीक है, ड्यू टू लेजिस्लेटिव इनर्शिया, विधायी जड़ता के कारण। देखिए कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन 2023 तक कोई कानून नहीं बना है जिसके जो राष्ट्रपति के पावर को गवर्न करेगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति के जो नियुक्ति करने की जो शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा, उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2023 के अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस कि संसद ने जो अब तक कानून नहीं बनाया है, उसके कारण एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, संसद के पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव इनर्शिया के कारण, संसद के विधायी जड़ता के कारण, ठीक है। और चुनाव आयोग ने बोला कि अभी वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया है, ठीक है, चुनाव आयुक्तों की, दैट इज इनसफिशियंटली, मतलब वो उसका जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रक्रिया, हम आपको बताएंगे कि कैसे नियुक्ति होता था, कि वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो, उसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयुक्त का, वो इनसफिशियंटली गारंटेड है, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता चुनाव आयोग का सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला ना, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस में, कि ये जो अपॉइंटमेंट होता था ना चुनाव आयुक्तों का, वो कंप्लीटली एक्सिक्यूटिव के कंट्रोल में था, ठीक है। कंप्लीट जो कंट्रोल है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल अपॉइंटमेंट पर आपको एक्सिक्यूटिव का था, अपॉइंटमेंट पर एक्सिक्यूटिव का था, सरकार का था, नियुक्ति जो हो रहा था ना, ठीक है, उस पे पूर्णतः जो नियंत्रण था वो सरकार का था। वो कैसे था, पहले आपको 2023 से कानून के आने से पहले नियुक्ति ऐसे होती थी कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो विधि आयोग, मतलब जो विधि मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो कुछ नाम सजेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर को भेजते थे, ठीक है। जो लॉ मिनिस्ट्री है वो कुछ नाम सजेस्ट करके प्रधानमंत्री को भेजते थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री उस नाम को क्या करते थे, राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करते थे, ठीक है, कि हमको फलाने व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इतना जो महत्वपूर्ण संस्था है चुनाव आयोग, उस पे जो पूर्ण कंट्रोल था वो किसका था, उसके नियुक्ति प्रक्रिया पे, वो एक्सिक्यूटिव का था, वो सरकार का था, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है कि चुनाव आयोग का जो आपको एक का जो निष्पक्षता है, ठीक है, उस पे सवाल कहीं ना कहीं उस पे एक सवाल खड़ा होता था, ठीक है। और चुनाव आयोग पर जो आरोप प्रत्यारोप लगता है ना, वो कोई नया चीज नहीं, पहले पहले से ही लगता आ रहा है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा से ही, खासतौर से जो अपोजिशन में होती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो आरोप लगाते आई है चुनाव
आयोग पर, ठीक है, चुनाव आयुक्तों पर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है देखिए वो क्या है कि कंप्लीट उस पर नियंत्रण किसका था, एग्जीक्यूटिव का था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसी का जो इंडिपेंडेंस है, करंट मैकेनिज्म है, करंट जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें इनसफिशिएंटली गारंटीड है। ठीक है, उसमें उनकी जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, और इसी में आप देखिएगा तो बी आर अम्बेडकर के कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि इलेक्शन, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन मशीनरी शुड बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो चुनावी मशीनरी है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वर्तमान में जो आप नियुक्ति की जो प्रक्रिया का जो आप पालन कर रहे हो ना, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ठीक है, वो संवैधानिक तौर पे वो चीज क्या है कि वैध नहीं है। और उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, असंवैधानिक डिक्लेयर किया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक कमिटी का गठन किया। ठीक है, एक कमिटी का गठन किया, जिस कमिटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, सीजेआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ठीक है, और एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लोकसभा में जो मुख्य, जो विपक्षी दल है उसके जो नेता होंगे, वो मिलके इस कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस में। और ये कमेटी मिलके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को नाम का सुझाव देगी जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे नियुक्ति करना है या चुनाव आयुक्त के तौर पे नियुक्ति करना है। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो अरेंजमेंट हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम आपको उपाय सुझा रहे हैं, ये उपाय एडहॉक है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना बना ले। ठीक है, इस नियुक्ति प्रक्रिया पर, क्योंकि हम आपको शुरू में बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये जो हम सुझाव आपको दिए हैं, ये जो अरेंजमेंट हम आपको बता रहे हैं, ये टेम्पोरेरी है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए है जब तक कि पार्लियामेंट कानून ना बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, प्रधानमंत्री हैं इस कमेटी में, सीजेआई है, एलओपी है, तो सरकार, तो सरकार का कहीं ना कहीं तो इसमें क्या देख रहे हो, कंट्रोल तो सरकार का डाइल्यूट हो ही गया है ना। आइडियली तो कमेटी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कि जिसमें कि आपको क्या है कि वाइडर कंसल्टेशन हो सकता है, इसमें आप देख रहे हैं तो। ठीक है, इस कमेटी से जो नियुक्ति होगी उस पर सवाल भी कम खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार का जो कंट्रोल था अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, उनका जो कंट्रोल है वो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो गया। अब तक तो पूरा, अब तक क्या था, इससे पहले तक पूर्णतः कंट्रोल तो सरकार का ही था। ठीक है, तो सरकार इस पे एकदम जैसे तुरंत कानून लेके आई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी चीजों पर सरकार को बोलती है कि आप कानून लेके आओ। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार एकदम क्विक एक्शन लेते हुए तुरंत विद इन 3-4 महीने कानून लेके आ गई। ठीक है, और ये जो कानून आया, ठीक है, उसी कानून का नाम है आपको ये, जो हम आपको ऊपर लिखे हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023। ठीक है, तो इस तरीके से इस कानून का उदय हुआ, इस तरीके से ये कानून लागू हुआ। ठीक है, यहां तक समझ गए, तो ये आपको इस कानून का पूरा बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि था। ठीक है, यहां तक समझ गए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, आगे तब तो हेलो। बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। और सर बोल रहे थे कि जैसे कि आप बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हम्म अपने कानून बनाया जिसमें कमेटी गठन किया पीएमसीजे एलओपी का, हम्म। तो सर ये मतलब कि ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशियल ओवररीच के तहत बनाया होगा ना। नहीं देखिए, यहाँ पर जुडिशियल ओवर रीच इसको हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
कि ये जो अरेंजमेंट है ये टेम्पोरेरी है, ठीक है, जब तक कि पार्लियामेंट कानून न बना ले, ठीक ये है। सर कौन सा मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना कौन सा पावर इस्तेमाल किया इसमें? सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायिक तो समीक्षा का पावर होता है ना। हाँ सर, वो तो होता ही है। हाँ, तो उसी पावर का सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गया तब ना सुप्रीम कोर्ट आपको उस पर जजमेंट दिया। लोग क्यों गया सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में लोग इसलिए गया कि उन्होंने सवाल किया कि भैया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा एक हुआ एक है। नॉर्मल ऑर्डर की तरह इसको देख सकते हैं कि हाँ हाँ, ये नॉर्मल एक नॉर्मल, ऑर्डर हाँ था। ये नॉर्मल ऑर्डर ही है, उसको एक्टिविज्म उसके उसके डोमेन में इसको लेके नहीं जाने, ठीक है, समझ गए। ओके आर्टिकल सर। 142 भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ये 142 ने इसका के तहत इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है, 142 एक अलग डोमेन होगी, ठीक है। इसको जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस चीज पे जजमेंट दिया था, ठीक है। हम इतना जो आपको पृष्ठभूमि बताया उसमें आपको क्या बताएं कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम तो था ही ना, था कि नहीं था, यस सो सर, बताइए, है ना। बिल्कुल सर। पार्लियामेंट के पास पावर था बनाने का, लेकिन अभी तक वो बना नहीं रही थी। हाँ, बना नहीं रही थी, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का जो पूरा जो एक क्रेडिबिलिटी पे सवाल था। हाँ सवाल उठ रहा है उस पर सर, कंट्रोल किसका, इतना जो महत्वपूर्ण संस्था है जिसका निष्पक्ष कार्य करने के साथ साथ उसके क्रेडिबिलिटी के लिए भी निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है, उस पर सवाल खड़ा होगा तो फिर आपके लोकतंत्र के लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्लियरली, जो हम ऊपर बताएं आपको, उसी को इंटरप्रेट करके, उसी का व्याख्या करके ये बात बोला, समझ गए। और यहाँ ओके। पर देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता कि भैया, जैसे सीबीआई के केस में क्या हुआ, सीबीआई का केस आप लोग जानते हैं, सीबीआई के अपॉइंटमेंट का केस, यस सर। क्या क्या केस था बताइए, तब आपको इससे हम जो बता रहे हैं वो समझ में आएगा। देखिए, सीबीआई के केस में भी क्या था, इसी तरीके से वहां पे जो अपॉइंटमेंट होने लगा, ठीक है, सीजीआई उसमें नहीं था पहले, वो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सीजीआई उस जो सिलेक्शन कमेटी था उसके सदस्य बने। तो वहां पर क्या था, वो एक परमानेंट अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अगर जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या बोलते हैं, जुडिशियल ओवरिज्म तब बोलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस अरेंजमेंट को परमानेंट बोल देता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बोला कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम है भैया, उस वैक्यूम को जब तक आप नहीं भरते हो तब तक हम आपको ये कमेटी का गठन कर रहे हैं, इसके तहत आपको अपॉइंटमेंट करना है, समझ गए। ओके ठीक है, आगे बढ़े। ओके। ठीक है, अब देखिए की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अधिनियम के मुख्य प्रावधान, ठीक है। सबसे पहला वही कि जो सीईसी और जो ईसी है, ठीक है, उस उनकी जो नियुक्ति है, उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। एक चयन जो कमिटी है वो नाम सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन व्यक्तियों को सीईसी और इसी के तौर पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि ये जो सिलेक्शन कमिटी बनेगा, ठीक है, उसके सदस्य कौन कौन होंगे, ठीक है। ये जो चयन समिति बनेगा, ठीक है, तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो इसके सदस्य होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कें, केंद्रीय आपको जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होंगे वो होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, मुख्य विपक्षी दल के नेता, ठीक है, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि आपको, जैसे 2014 में क्या हुआ था कि कांग्रेस को 44 सीटें आई थी, और आप सब जानते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए जो न्यूनतम संख्या चाहिए वो कितना दस चाहिए, परसेंट 10%, 10%। ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पर उस चीज को भी सुनिश्चित किया गया है कि वैसा का अगर कुछ सिचुएशन आए तो उस केस में बोला गया है कि जो लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगा, ठीक है,
जिस मतलब जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा, जिस विपक्षी दल के पास सबसे ज्यादा आपको सदस्य होगा, ठीक है, उसके नेता को इस चयन समिति में जगह दिया जाए। ठीक है, तो पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो इसके सदस्य होंगे, ठीक है, उसको नॉमिनेट करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये इस एक्ट में निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर इसका सदस्य हो। ठीक है, सर अभी तो अभी अमित शाह है ना। हाँ, तो अमित शाह तो उनके राइट हैंड है ना पीएम के, तो अभी तो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो यूनियन, हाँ, अभी आपको इस कमेटी में पीएम ने जो यूनियन होम मिनिस्टर था उनको नॉमिनेट किया था। ठीक है, उनका उन्होंने इसमें चयन किया था। तो इस तरीके से ये 3 मेंबर मिलके इस सिलेक्शन कमेटी का इस सिलेक्शन कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ तीसरा आपको इसमें ये बहुत बताया गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी का जो आपको रिकमेंडेशन होगा, उनका जो सुझाव होगा, ठीक है, वो उस केस में भी वैलिड होगा। ठीक है, अगर उस कमेटी में मान लीजिए कोई वैकेंसी है, जैसे कि मान लीजिए कि वैकेंसी कब होगा कि मान लीजिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई नहीं है, ठीक है, या कोई भी जो लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा का, ठीक है, उसके आपको उसके मतलब उसका कोई वो जो बड़ा सबसे विपक्षी दल है, वो किसी को अपोजिशन मतलब किसी को नेता के तौर पर नियुक्त उसने नहीं किया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा कि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा इस कमेटी में। ठीक है, तो लेकिन इस एक्ट में इस जो ये जो अधिनियम है उसमें ये बताया गया है कि अगर वैकेंसी भी होगा ना इस चयन समिति में, फिर भी मान लीजिए 3 की जगह अगर 2 मेंबर है, ठीक है, उस केस में भी अगर रिकमेंडेशन जाता है राष्ट्रपति के पास फलाने व्यक्ति को नियुक्त करने का, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, तो भी वो रिकमेंडेशन, वो सुझाव जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, वो जो अनुशंसा करके भेजेंगे जिस नामों को, उस केस में भी ये क्या होगा। सर इसमें वैकेंसी कैसे हो सकता है? वैकेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है, वही एक डेथ डेथ हो जाएगा तो एक हाँ हाँ, वैकेंसी उसी का सिनेरियो उसी है। उन्हीं सारे सिचुएशंस के लिए है। ठीक है, कोई डेथ हो गया, मान लीजिए कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका रिजाइन कर दिया हो, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना उनका इंटरनल जो डायनेमिक होता है, ठीक है, उनका अंदरूनी जो खींचतान होता है, उसमें बहुत बार वो अपने अपने पार्टी का जो नेता है, ठीक है, उसको वो नियुक्त नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, हरियाणा में एक चुनाव के हुए, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हुए 1 साल हो गया हरियाणा असेंबली में, ठीक है, हरियाणा विधानसभा में। ओके। तो कायदे से अभी तक तो लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे बन जाना चाहिए था, है ना। यस सर। एक बिल्कुल। एक साल के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का वहां पर अपॉइंट किया है कांग्रेस ने। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे वैकेंसी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ओके। तो उस सिचुएशन में भी जो सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो इसको कंसर्न आगे एड्रेस करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी, ये जो हम आपको बताएं, हाँ, तो जो वैकेंसी के केस में भी, ठीक है, वैकेंसी के केस में भी जो रिकमेंडेशन होगा, वैकेंसी के केस में भी रिकमेंडेशन, ठीक है, जो अनुशंसा किया जाएगा वो मान्य होगा। ठीक है, आप लोग भी सिर्फ समझते जाइए, इसका नोट्स आपको मॉर्निंग में सारा चीज इसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सर्च कमेटी हो गया। सर्च कमेटी को लेकर अगर वैकेंसी है तो भी आपका जो अनुशंसा जाएगा वो वैलिड होगा। अब क्या है कि ये जो सर्च कमेटी है ना, ये ये जो सिलेक्शन कमेटी, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, इसके पास, ठीक है, एक सर्च कमेटी, ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी मतलब क्या है कि आपको सिलेक्शन कमेटी के पास क्या है ना कि एक सर्च कमेटी, 5 लोगों का पैनल, 5 लोगों का नाम से 5 लोगों का एक पैनल बना के, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी। ठीक है, मतलब कि उस पैनल में सर्च कमेटी 5 लोगों को, ऐसे लोगों को शामिल करेगी
ठीक है, जिसको सिलेक्शन कमेटी जो है, ठीक है, जिसको जो ये चयन जो समिति है, उन 5 नामों में से किसी भी नाम को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पे आपको उसको क्या करेगी, नियुक्त करेगी। ठीक है, तो एक सर्च कमेटी हो गया, सर्च कमेटी नाम सुझा के किसको भेजेगी, सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी फाइनल नाम रिकमेंड करके किसको भेजेगी, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। को, और प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो सर्च कमेटी है, ठीक है, ये जो सर्च कमेटी है इसको जो हेड जो है, ठीक है, वो यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, ठीक है, वो इसको हेड करेंगे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए क्या है कि ये जो कानून बना है ना, उसमें एलिजिबिलिटी को भी निर्धारित कर दिया गया है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन से लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले क्या था, एलिजिबिलिटी डिफाइंड नहीं था। ठीक है, ये जो योग्यता था कि कौन बनेगा, ठीक है, ये फिक्स नहीं था। ठीक है, तो इस एक्ट में एलिजिबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया गया है, उसको भी परिभाषित कर दिया गया है। तो उसमें बताया ये गया है कि वैसे व्यक्ति, ठीक है, जिन लोगों ने केंद्र सरकार में, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने केंद्र सरकार में सेक्रेटरी के लेवल पे काम किया है, ठीक है, या उसके समकक्ष किसी पद पे काम किया है, उन्हीं लोगों को, ठीक है, सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो सेक्रेटरी लेवल या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे जिन लोगों ने काम किया है वही लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो इससे पहले भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आईएएस लोग ही बनते थे। ठीक है, लेकिन क्या था, चूंकि कानूनी नहीं था कोई, है ना, तो इसलिए एलिजिबिलिटी भी आपको डिफाइंड नहीं था। ठीक है, तो इस एक्ट में जो एलिजिबिलिटी है, ये जो योग्यता है, उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको ये भी बताया गया है इस एक्ट के तहत कि ये जो सैलरी है, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, और जो सेवा की जो शर्तें हैं, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, किसके समकक्ष रहेगा, आप लोग बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट जज। का जज। बिल्कुल, ठीक है, इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद देखिए इस कानून में एक प्रावधान ये भी ऐड किया गया है कि चुनाव आयुक्त और जो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान वो अगर कोई भी जो एक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो आप उन एक्शंस के विरोध में, ठीक है, वो जो अपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, अपने टर्म के दौरान उन लोगों ने जो भी अपना ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, मतलब उनको जो ऑफिशियल जो उनका काम है, ठीक है, उसको करने के लिए उन लोगों ने जो भी एक्शंस लिया होगा, ठीक है, उसके खिलाफ आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर उनको एक लीगल इम्यूनिटी भी प्रदान किया गया है, एक लीगल सेफगार्ड भी प्रदान किया गया है। ठीक है, बार लग गया। हाँ, क्या क्या लग गया। वो बार बोलते हैं ना, BAR करके बार। हाँ, देखिए यहाँ देखिए ये जो प्रावधान जो ऐड किया गया ना, उनको जो कानूनी इम्यूनिटी जो दिया गया, कानूनी सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये कानूनी सुरक्षा देने के पीछे कारण क्या था आपको पता है। कारण ये है इसके पीछे कि देखिए बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे कि कोविड के समय जो चुनाव हुआ ना, तो जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, सेकेंड वेव कोविड का पीक पे था। ठीक है, उस समय चुनाव हुआ, तो क्या हुआ था कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, चुनाव जो उस समय के चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ
मतलब समझिए कि एक मर्डर इस सब का चार्ज लेके, ठीक है, मतलब उनका एलिगेशन ये था लोगों का कि पीक कोविड के समय इन लोगों ने चुनाव क्यों कराया, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया कि रिटर्निंग जो ऑफिसर है, जैसे क्या रिटर्निंग ऑफिसर यूजुअली कौन होता है, जो डीएम होता है। डीएम। हाँ, तो रिटर्निंग ऑफिसर मान लीजिए कि किसी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया किया या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो लोग क्या करते थे कि बहुत बार ऐसा होगा कि लोग चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चले जाते थे। तो ऐसे केसेस से बचाने के लिए चुनाव आयुक्त को, ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको एक लीगल सुरक्षा प्रदान किया गया, ठीक है, एक कानूनी सुरक्षा प्रदान किया। तो ये सारा आपका इस अधिनियम का, इस एक्ट का मुख्य प्रावधान है। ठीक है, यहां तक समझ गए, आगे बढ़े हम, ओके सर। आगे बढ़े, चलिए। कंसर्न्स क्या है, ठीक है, कंसर्न चलिए आप लोग बता सकते हैं कुछ, यस सर। हम बताइए। सर अभी भी एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस, अगर मान लीजिए कि हाँ, एलओपी अब्सेंट हो गया तो फिर तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ही हो गया ना। और बिल्कुल जैसे बिल्कुल। पहले पहले लॉ मेंबर चुनते थे, वैसे अभी भी लॉ मिनिस्टर चुन ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग हो गया। हम्म। एक दो कंसर्न तो ये हो गया, मतलब कि हाँ डोमिनेंस अभी भी है हाँ एग्जीक्यूटिव का ही इस पे। हाँ हाँ हाँ, बस सबसे बड़ा कंसर्न सर वही है। हाँ, सर कोई ये कोई कोई इसमें हाँ, सर बोलिए इसमें बोलिए। लेजिस्लेटिव जो ये मिला हुआ है, इसको जो मिला अभी सिलेक्शन कमेटी में, हाँ उसमें हाँ अपोजिशन की बहुत कम भागीदारी है, मतलब कि 1/3 के हाँ हिसाब से ही भागीदारी है। हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पर डोमिनेंस किसका आ गया फिर से, एग्जीक्यूटिव लिंक का। पार्टी। रूलिंग पार्टी। एक्स हाँ, एक्सिक्यूटिव का आ गया, सरकार का आ गया, है ना। ऐसा भी तो इसका एक्ट में नहीं लिखा गया है ना कि भैया आपको डिसीजन यूनैनिमसली लेना है, सर्वसम्मति से लेना है, कि एक भी बंदा अगर वीटो लगा दिया, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, कि जो P5 है, एक वीटो लगा दिया तो सारा काम रद्द हो गया। तो यहाँ तो वैसा भी नहीं है ना। तो यहाँ पर वही जो प्रैक्टिकली क्या है कि फिर से जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, चाहे B.R. अम्बेडकर ने जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला, क्या वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्या वो चीज को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इस एक्ट को अगर हम देखें तो। क्योंकि फिर से क्या है कि कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है, जो वर्चस्व है सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, वो किसका है, सरकार का ही है, जो आप लोगों ने बताया है कि नहीं, समझ समझ रहे हैं बात का। यस सर। हाँ, तो वही तो कंसर्न जो पहला आप लोगों ने बताया, ठीक है, कि सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो चयन जो समिति है, उसमें जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी मेंबर हैं वो किसके हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। पहला कंसर्न तो यही है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव, भारत का जो जो आपको चुनाव आयोग है, ठीक है, भारत का जो चुनाव आयोग है, उसके इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं उससे एक थ्रेट दिखता है, ठीक है, उस पर एक खतरा दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आप लोगों ने बताया कि अगर वैकेंसी है, फिर भी जो रिकमेंडेशन जाएगा, जो अनुशंसा जाएगा चयन समिति का, वो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो दूसरा आपको ये कंसर्न है, ठीक है, कि एक्ट होल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, इवन इफ देयर इज अ वैकेंसी, ठीक है। तो इसको इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको हिंदी में अगर इसको अनुवाद करें तो ये जो अधिनियम है, तो ये चयन समिति का, ठीक है, चयन समिति के वैधता को बरकरार रखता है, ठीक है, बरकरार रखता है, भले ही, ठीक है, भले ही चयन समिति में कोई पद
रिक्त हो, ठीक हो। और तीसरा आप लोग कोई पॉइंट बता सकते हैं? और सर एक इलेक्शन बात कमिटी रिजेक्ट कर सकता है जो भी सर्च कमिटी नाम सजेस्ट करे। हाँ ये हाँ हाँ, इलेक्शन कमिटी रिजेक्ट कर सकता बिल्कुल, ठीक है। तीसरा जो आपको इसमें कंसर्न आ जाता है ना, कि हम आपको ऊपर जो बताए ना कि सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी को 5 लोगों का एक पैनल का सुझाव देती है, ठीक है। तो इस एक्ट में ये बताया गया है कि ये जो चयन समिति है, ठीक है, चयन समिति सर्च कमेटी द्वारा, ठीक है, सर्च कमेटी द्वारा, ठीक है, सुझाए गए नामों से, ठीक है, आगे जाकर भी किसी उम्मीद आगे जाकर भी किसी उम्मीद आगे जाकर भी किसी उम्मीदवार का चयन कर सकता है, ठीक है। और कोई पॉइंट बता सकते हैं आप लोग? है। तो वो सीनियर ब्यूरोक्रेट का पोस्ट जो लिमिट कर दिया है सर, मतलब वो क्या कर दिया एलिजिबिलिटी है? से, एलिजिबिलिटी सर जो ये कर दिया है सर, फिक्स कर दिया है, नॉट बिलो द सेक्रेटरी लेवल। हाँ ये भी हाँ, हो तो सकता इससे है। तो इससे 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 क्या तो एक कंसर्न होगा? और भी सारे जो कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल, मतलब सुटेबल कैंडिडेट जो अदर अदर फील्ड के, वो इससे हाँ, एक्सक्लूड हो जाएंगे सर। बिल्कुल, ठीक है। तो चौथा चौथा क्या हो रहा है कि चौथा आपका ये हो रहा है कि आपके पास जो पूल है, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का, वो क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, सीमित हो जा रहा है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, मतलब ऐसे लोग, ठीक है, क्योंकि हम क्या आपको बता रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं सिर्फ वही लोग आपको वो हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपको चुनाव कराने का आपको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उनको भी तो आप वो कर सकते हो ना, उनको भी तो आप एलिजिबल बना सकते हो, उनको भी तो आप चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन वो चीज क्या हो रहा है यहाँ पर, वो चीज यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो पूल है, ठीक है, जो योग्य उम्मीदवारों का जो आपको पूल है, वो क्या हो रहा है, सीमित हो जा रहा है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा ना कि इस पे क्या है ना कि इसको लेके कभी कभी ऐसे केसेस आप सुनिएगा ना, तो फिर उस पे आपके मन में भी सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई इतना तेज कोई चीज कैसे हो सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक चुनाव आयुक्त का मतलब आपको एक चुनाव आयुक्त है जिनका उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। 2023 में उनको क्या हुआ था कि वो सरकार में कार्य कर रहे थे, ठीक है। उनको एक दिन के अंदर वीआरएस दे के, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के अगले दिन उनको चुनाव आयुक्त के तौर पे नियुक्त कर दिया गया था, जिनका नाम था अरुण गोयल। बाद में उन्होंने भले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो देखिए कि तो इन सब से क्या है, इन सब से पब्लिक परसेप्शन कहीं ना कहीं उससे है ना डाइल्यूट खराब होता है चुनाव आयोग का। आप ऐसे केसेस देखते हैं कि कुछ आईएएस लोग आपको वीआरएस के लिए अप्लाई कर देते हैं, सरकार उस पे उस फाइल पे चार 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 साल बैठी रहती है। ऐसे केसेस में सर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक सवाल खड़ा किया था। ये जो हम आपको जिस व्यक्ति का नाम आपको बताया ना, अरुण गोयल, उनको ये जब ये अ, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था, उसी समय उनको नियुक्त किया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मतलब उस पे हैरानी जताया कि ऐसा क्या था कि आप इस बंदे को आप एक दिन में मतलब उनको वीआरएस दे दिया, फिर अगले दिन उनको चुनाव आयुक्त के तौर पे भी नियुक्त कर दिया, है ना? तो ऐसा केसेस भी देखने को मिलता है। तो इन सबसे क्या है ना कि एक पब्लिक जो परसेप्शन है ना चुनाव आयोग का, ठीक है, वो खराब होता है। समझ गया? तो ये सारा चीज आपको इस एक्ट को लेके कंसर्न, इस एक्ट को लेकर जो चिंताएं हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड क्या होगा।
क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड, बताइए आप लोग। जो भी सर कंसर्न है उसका सॉल्यूशन होना सर चाहिए। गोस्वामी अरे वो कमेटी तो सर। है कंसर्न, तो बताइए तो सही। सर गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन सर, हाँ हाँ बिल्कुल। सीजीआई को इंक्लूड करना चाहिए सिलेक्शन। हाँ देखिए, सबसे पहला आगे की राह क्या होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में जो सरकार का वर्चस्व है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, चयन समिति में, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए। नहीं तो सर अनूप बर्नवाल वाला जो केस था उसको रीस्टोर करना होगा, और क्या। हाँ हाँ वही, अरे हम आपको बता रहे हैं। ऊपर जो हम आपको बताएं कि सरकार का कहीं ना कहीं अभी भी सिलेक्शन कमेटी में वर्चस्व है, ठीक है, और इससे उसके इंडिपेंडेंस पे, उसका जो सुप्रीम चुनाव आयोग का जो आपको उनका जो स्वतंत्रता और जो निष्पक्षता है उस पे एक कंसर्न रह अभी भी रह रहा है, ठीक है। तो ये जो हम आप ऊपर जो आप अनूप बर्नवाल वाला जो देख रहे हो ना, तो वो सिर्फ अनूप बर्नवाल केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और ये जो सवाल है ना कि मतलब ये जो सवाल जो जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एड्रेस किया, उस पे सवाल काफी पहले से उठता हुआ आ रहा है। आपको जो भी चुनावी सुधार के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो कमिटी बना, या इवन जो विधि आयोग, जो लॉ कमीशन का जो आप सुनते हो कि वो जो रिपोर्ट जो जारी करती है, ठीक है, तो वो सारे कमिटीज और लॉ कमीशन ने ऑलरेडी ऑलरेडी ये सुझाव दे रखा है कि आप एक कॉलेजियम बनाइए, ठीक है, जिस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। जो अनूप बर्नवाल केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसको लेके ताराकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, ठीक है, ताराकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, चाहे जो आपका विधि आयोग है, लॉ कमीशन का 255वां जो रिपोर्ट है, ये सब आपको लिखना है, एग्जाम में आया ना तो ये सब कमेटी का नाम लिख के आपको बताना है, ठीक है। लॉ कमीशन का जो 255वां रिपोर्ट है, उसमें भी बोला कि आप एक कॉलेजियम का गठन कीजिए, ठीक है, एक जिस कॉलेजियम में पीएम रहेंगे, सीजेआई रहेंगे, और एलओपी रहेंगे, जो विपक्षी दल के जो मुख्य नेता है, मुख्य विपक्षी दल के जो नेता है, ठीक है। तो ये कमेटी मिल के राष्ट्रपति को नामों का अनुशंसा करेगा, नाम को रेकमेंड करेगा, ठीक है। तो एक एक आपको वे फॉरवर्ड आप ये बताएंगे कि जो सरकार का वर्चस्व है सिलेक्शन कमेटी में उसको कम कम किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको आप वे फॉरवर्ड में ये बता सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति है, ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है, संसद के द्वारा उसको अनुशंसित किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे देश में ऑलरेडी ऐसा होता है, ठीक है, बहुत सारे देश में ऑलरेडी ऐसा होता है कि आपको एक कमेटी बनती है, कमेटी नामों को सुझाती है, और जो उस देश की संसद होती है उस नाम पे मुहर लगाती है, ठीक है। तो आप दूसरा दूसरा सुझाव आप ये दे सकते हैं वे फॉरवर्ड में। तीसरा सुझाव में आप कुछ जो ग्लोबल प्रैक्टिसेज है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्लोबल प्रैक्टिसेज है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज है, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन दो तीन आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हम ऊपर आपको बताएं ना कि पार्लियामेंट के द्वारा उसको रेटिफाई किया जाना चाहिए, तो वैसे ही आप देखेंगे कि यूएसए में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है कि जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को जब तक सीनेट का कंसेंट नहीं मिलता है ना, आप सब जानते होंगे कि यूएसए में क्या है, जैसे हमारे यहाँ बाई कैमरल है, तो इस मतलब आपको दो दो हाउस है संसद का, वैसे यूएसए में भी दो हाउस है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, ठीक है। तो वहाँ जो भी अपॉइंटमेंट होता है चुनाव आयुक्तों का, ठीक है,
उसमें जब तक आपको सीनेट उसके नाम को कंफर्म नहीं करता है, ठीक है, तब तक उसके नाम को अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, सीनेट अप्रूव करता है तब जाके प्रेसिडेंट उन व्यक्तियों को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला आप ये ग्लोबल प्रैक्टिस यूएसए का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यूके का एग्जांपल दे सकते हैं, हम इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में क्या होता है ना कि जो अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उसके लिए क्या करता है, जो स्पीकर है, ठीक है, वहाँ का जैसे कि वहाँ भी क्या है, आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है, तो वहाँ का जो लोअर हाउस, जो हाउस ऑफ कॉमन है, उसका जो स्पीकर है वो आपको एक इलेक्टोरल कमीशन का गठन करता है। ठीक है, वो जो आयोग है, इलेक्टोरल आयोग है, ठीक है, उस आयोग में सारे जो मतलब यूके में जितने भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जिनकी हाउस में मेंबर्स हैं, उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य होते हैं उस कमीशन में, उस आयोग में, जिसका गठन स्पीकर करता है। और स्पीकर वो जो मतलब जिसका आयोग का गठन करते हैं, वो आयोग नामों को सुझाती है। ठीक है, और उन लोगों को चुनाव आयुक्त के तौर पे नियुक्त किया जाता है। फ्रांस में देखिएगा, तो फ्रांस में क्या है कि राष्ट्रपति वहां के, तो वहां का लेजिस्लेचर और जुडिशियरी मिलकर अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तीनों का अपना अपना स्टेक होता है, और तीनों मिल के संयुक्त तौर पे, ठीक है, आपसी कंसल्टेशन के बाद चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस आप क्या देख रहे हो, हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं जो हम आपको बताएं कि सरकार का वर्चस्व ज्यादा है और जो कंसल्टेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो सीमित है। और बाकी देश में आप क्या देख रहे हो, यूएसए में क्या देख रहे हो, पूरा सीनेट उस पर डिस्कशन करता है। ठीक है, यूके में क्या देख रहे हो, यूके में जो कमिटी बन रहा है, जो ये या जो कमीशन बन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, वो सब लोग मिल के लोगों को चुनते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, कितना वाइडर कंसल्टेशन हो रहा है। फ्रांस में क्या देख रहे हो आप, जो तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो मिल के आपस में डेलिब्रेट करके लोगों को नियुक्त कर रही है, आपस में जो परामर्श है, चर्चा है, उसके बाद उसको नियुक्त कर रही है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो कि कितना कंसल्टेटिव प्रोसेस है, कितना व्यापक तौर पे मतलब लोगों का राय मशवरा किया जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए। तो वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का, ठीक है, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष कार्य करने के साथ साथ उनका निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। पब्लिक क्रेडिबिलिटी भी उनके उस इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से जितना वाइडर कंसल्टेशन के साथ एक व्यापक तौर पर राय मशवरा और परामर्श के बाद अगर आप नियुक्त करते हो, तो उस पे सवाल बहुत कम खड़े होंगे। ठीक है, सवाल खड़े भी होंगे तो पब्लिकली, जो पब्लिक है उस बात को समझेगी, ठीक है, कि आप पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप सबने मिल के उस लोगों को चुना है। तो वहां पर क्या है ना कि वो क्रेडिबिलिटी के लिए उस इंस्टीट्यूशन के, चुनाव आयोग के, इस प्रोसेस को एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बनाना, ठीक है, और ये जो सिलेक्शन कमिटी है, ठीक है, उसको थोड़ा न्यूट्रल बनाना, ठीक है, या कोई भी डिसीजन को सर्वसम्मति से लेना एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद, वो इलेक्शन कमीशन के स्वायत्तता के लिए, ठीक है, और लोगों का उस संस्था में, ठीक है, जो जो कॉन्फिडेंस है, उसके लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको इस एक्ट का हमको डिस्कस करना था, वो हम आपके साथ डिस्कस किए। एक मिनट रुकिएगा।